चलिए, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर आपको बेसिकली कौन सी चीज कौन से हेड और सब हेड में जाती है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होता है। तो चलो थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं किस चीज का? फाइनेंशियल पोजीशन विच इज नोन एज बैलेंस शीट। चलो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या होगा? तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, एंड चेंज इन इक्विटी, मतलब कितना आपका इक्विटी में चेंजेस हुए हैं। ये चार मैंडेटरी स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। नाउ आपको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको अपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने रहते हैं। तो ये नाम याद रखना है आपको, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, शेड्यूल 3। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हिस्टोरिकल है एक तो, क्योंकि ये पास्ट ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। मॉनेटरी है, सारी चीजें मनी टर्म्स में होती है। समराइज है, सारे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स को हम समराइज वे के अंदर प्रेजेंट करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है, अक्रूवल का प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमको अकाउंटिंग तैयार करनी होती है। एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, आपने कौन सी मेथड यूज की, वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, प्रोविजन कैसे किया, ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है? तो असेट, लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड को हम दिखाते हैं एट अ पर्टिकुलर डेट। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तब याद रखना है पर्टिकुलर डेट पे जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है उसको बैलेंस शीट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब शेड्यूल 3 पार्ट 1। क्या क्या है बैलेंस शीट में? इक्विटी लाइबिलिटी फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पॉइंट नंबर 2 में आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पॉइंट नंबर 3 में आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में बेसिकली एलटीवी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये होता क्या, हम आगे डिटेल में देखते हैं थोड़ा। असेट्स के अंदर दो असेट, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसे पीपीई कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी याद रखना। इनटेंजिबल असेट्स आपकी गुडविल वगैरह। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन आपने दिया है तो वो असेट, लिया हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाता है। करंट असेट के अंदर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो लोग आते हैं, कौन कौन? डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड बैंक बैलेंस आता है, एंड शॉर्ट टर्म के लोन एंड एडवांसेस आते हैं। ये बेसिक फॉर्मेट हो गया आपकी बैलेंस शीट का। चलिए अब थोड़े की कॉन्सेप्ट। शेयर कैपिटल, जिसके अंदर होती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इश्यू करती है। इश्यूड कैपिटल का मतलब कैपिटल जो ऑफर की है सब्सक्रिप्शन के लिए, कि मैंने आपको ऑफर किया कि मुझे 10,000 शेयर इश्यू करने हैं, तो दैट इज इश्यूड कैपिटल। अब जो लोग आगे एप्लीकेशन भरेंगे, मतलब सब्सक्राइब करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो लोग पैसे भरेंगे, जितना पैसा कंपनी ने कवर कर लिया है, तो उसको कहते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। सॉरी, जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, तो मैंने आपको बोला 10 रुपए भरो, और ये मैं पैसा आपसे टुकड़ों में मांगता हूँ। एप्लीकेशन का अलग, अलॉटमेंट का अलग, फर्स्ट कॉल का अलग, फाइनल कॉल का अलग। ठीक है, तो जो पैसे मैंने आपसे मांगे उसको कॉल्ड अप कहेंगे। और आपने जो भरा, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ इतना ही भरा, फाइनल कॉल नहीं भरी, तो टोटल कितना भरा? 7 रुपीज। जो आपने भरा उसको कहा जाता है पेड अप कैपिटल, जितना आपने पे कर दिया। फिर ध्यान रखना है, कॉल्स इन अरियर्स हमेशा आपको सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करनी है। एंड कॉल्स इन एडवांस हमेशा कहाँ दिखाया जाएगा? करंट लाइबिलिटी में। दोनों शेयर कैपिटल में नहीं होते, एक शेयर कैपिटल में होगा, एक करंट लाइबिलिटी में। एडवांस का मतलब पहले से पैसे आ गए, सो लाइबिलिटी हो जाएगा। और अरियर मतलब शेयर कैपिटल का पैसा कम हो गया, सो सब्सक्राइब कैपिटल में से क्या कर देंगे? हम उसको डिडक्ट कर देंगे। क्लासेस ऑफ शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है। और हर एक क्लास को हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग दिखाना है। ऑथोराइज अलग, इश्यूड अलग, सब्सक्राइब्ड अलग, किसका? इक्विटी का अलग और प्रेफरेंस का अलग। फोर फीचर में क्या करना है? जो अमाउंट आपने फोरफिट की है वो कैपिटल रिजर्व में ऐड कर देनी है। अगर री इश्यू करते वक्त कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी कैपिटल रिजर्व में क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा। और अगर कोई लॉस हुआ है, तो या तो फोर फीचर में से आप माइनस कर दोगे, या फिर आप कैपिटल रिजर्व में से भी माइनस कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व में से इसको माइनस कर देने का। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52 क्या कहता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज सिर्फ बोनस शेयर के लिए करोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए करोगे,
डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए करोगे, ठीक है। डिविडेंड देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जाता, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस वर्सेस सरप्लस में क्या डिफरेंस है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो होता है वो करंट ईयर की परफॉर्मेंस बताता है, और जो सरप्लस वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब होता है लास्ट ईयर का भी इसमें आ जाता है, टोटल प्रॉफिट कह सकते हैं हम। पी एंड एल का स्टेटमेंट करंट ईयर का होता है, सरप्लस टिल डेट, शुरू से लेके अब तक टोटल कितना उसके बारे में बताता है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लोकेशन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होगा, और सरप्लस क्या होगी? सरप्लस कहां दिखाई देंगे हम? बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे कहां? जनरल रिजर्व, डीआरआर, सीआरआर या डिविडेंड पेबल, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट जो है वो कहां कहां एप्रोप्रिएट होने वाला है। चलो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विथ अलॉटमेंट, तो जो मनी रिसीव्ड हुई है लेकिन अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा आपको आया है वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, करंट लाइबिलिटी किसे कहोगे? विच इज पेबल विथ इन ऑपरेटिंग साइकिल, और विच इज पेबल विथ इन 12 मंथ, या फिर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बेचने या खरीदने के लिए आपने रखा हो तो। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? तो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नीचे देखो लिखा है मैंने, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से रिसीवेबल, और रिसीवेबल से वो किस में कन्वर्ट होता है? कैश में। अगर ये टाइम पीरियड आपका डिफाइंड नहीं है, पता नहीं चल रहा, तो आपको कितने महीने लेने चाहिए? 12 मंथ। मतलब करंट चीजें जो होती है, करंट लाइबिलिटी हो या करंट असेट, उसमें बेसिकली हम कितने महीने कंसीडर करते हैं? 12 मंथ। अगर ऑपरेटिंग साइकिल किसी फ्लाइट को बनाने का 2 साल है, कंफर्म है कि 2 साल लगते हैं उस पर्टिकुलर साइकिल को पूरा होने में, तो वहां पे 2 इयर्स को भी क्या कहा जाएगा? करंट लाइबिलिटी कहा जाएगा। सो दो चीजें ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग साइकिल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल की डिटेल नहीं है तो आपको क्या मान लेना है? 12 महीने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन आएगा? डिबेंचर आएगा, टर्म लोन आएंगे, डिपॉजिट्स आएंगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट ऑलवेज शोन अंडर करंट लाइबिलिटी, मतलब कोई डेट है जो 5 साल के लिए है, तो पहले साल 5 साल बाकी है पूरे के पूरे पेमेंट करने में, तो वो हो जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन जब आप फोर्थ ईयर में आओगे, फोर्थ ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे, तो अब एक ही साल बाकी है उसका, और जब एक ही साल बाकी हो तो वो नॉन करंट में नहीं लिखना है आपको, कहां लिखना पड़ेगा उसको? करंट लाइबिलिटी में। ये खास ध्यान रखना, ये एग्जाम में होता है ऐसा पॉइंट। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, उसके बिना बैलेंस शीट नहीं बन सकती। इन विच ब्रेकअप, एक्सप्लेनेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट सारे हम शो करते हैं, और मैंडेटरी है नोट्स टू अकाउंट बनाना एज पर शेड्यूल 3। चलिए, बैलेंस शीट डिटेल्ड जितनी भी चीजें हैं हम उसको थोड़ा क्विकली देखते हैं, कि भाई जो सब हेड है आपका शेयर कैपिटल, और मेन हेड कौन सा माना जाता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, उसमें हम क्या लिखते हैं? ऑथोराइज आएगा, इश्यूड आएगा, सब्सक्राइब आएगा, कॉल्ड अप आएगा, पेड अप आएगा, कॉल्स इन अरियर्स माइनस करेंगे, और ये गलत है यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस यहाँ नहीं लिखना है अपने को। कॉल्स इन एडवांस कहाँ चला जाएगा अपना? बैलेंस शीट में, करंट अदर करंट लाइबिलिटी में। रिजर्व एंड सरप्लस में जितनी वेराइटी के रिजर्व है, पीछे रिजर्व हो, फंड हो, प्रोविजन हो, उठा के डाल देने का। बेसिकली रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो गया एसपी, डीआरआर, सीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, उसका रिजर्व, इसका रिजर्व, जिसके भी रिजर्व हो सर यहाँ पे आ जाएंगे। मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर वारंट पेंडिंग कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ठीक है, कई बार शेयर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो शेयर वारंट्स जो होते हैं उसको जब हम इक्विटी में कन्वर्ट करना बाकी होता है, जैसे डिबेंचर होते हैं वो भी इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको 1000 शेयर वारंट दिए, ठीक है, आप कंपनी के लॉयल एम्प्लॉई हो, मैंने बोला कि भाई ये जो है एक वारंट 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास 1000 वारंट है, तो जब कन्वर्ट होंगे तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000। जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक आपको उसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। वंस इट इज कन्वर्टेड, ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो तो अभी हमने देखा था कि अलॉटमेंट से पहले का जो पैसा है अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है, तो वो पैसा आपको लाइबिलिटी साइड दिखाना रहेगा। नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, सबके सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग माने जाएंगे। डीटीएल, जिसे हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं, इसके अंदर आपको डीटीएल माइनस डीटीए, ठीक है, ये क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये।
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन सी चीजें आएगी? लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, ऐसे ट्रेड पेबल जो 1 साल से ज्यादा वाले हो, या फिर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके पास पड़ा हो, तो वो कहां लिखेंगे हम? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। प्रोविजंस में क्या क्या आएगा? ग्रेजुटी का प्रोविजन, जब आप रिटायर्ड होते हो उसके लिए। पेंशन का प्रोविजन सिमिलर। प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट, जो छुट्टियां आपने नहीं ली है कंपनी से, ठीक है, वो छुट्टियां बाद में आप एनकेश करवा दोगे, कैश में कन्वर्ट करवा दोगे, तो उसका भी प्रोविजन कंपनी करके रखती है। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स आप खरीदते हो उधार में, वो वाले ट्रेड पेबल। और इसके साथ एक और चीज आ जाती है, बिल्स पेबल भी यहीं पे आएगा। अदर करंट लाइबिलिटी में बाकी बची हुई सारी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस, ये सब हम कहाँ लिखेंगे? अदर करंट लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ऐसे प्रोविजन जो 1 साल के लिए बनते हैं, इनकम टैक्स का प्रोविजन, डिविडेंड का प्रोविजन, खर्चों का प्रोविजन, ये विथ इन 1 ईयर के लिए बनाए गए प्रोविजन है, इसलिए शॉर्ट टर्म में लिखा है। और 1 साल से ज्यादा के लिए बनाए गए हो तो कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। असेट में आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड व्हीकल्स। इनटेंजिबल बहुत सिंपल है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब आपकी असेट आधी अधूरी बनी है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग आपकी असेट है, लेकिन पूरी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, तो उसको कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, उसी के जैसा है, ऊपर जैसे कैपिटल डब्ल्यूआईपी था, यहाँ पे इनटेंजिबल आपके वर्क इन प्रोग्रेस में होगी, जैसे सॉफ्टवेयर आधा बन गया है, ठीक है, या फिर आर एंड डी अभी आधा हुआ है, तो उसको भी कहा जाएगा इनटेंजिबल असेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा शेयर्स, डिबेंचर या कहीं और जगह पे इन्वेस्ट किया हो, तो दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने जैसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया हो, आपने कस्टम के लिए माल वगैरह खरीदते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो वहां पे आपको कस्टम डिपार्टमेंट को डिपॉजिट देना पड़ा, तो दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो पैसा वापस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो टिल दैट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर तक वो पैसा वही जमा रहेगा, पैसा आपका है, इसलिए ये एसेट कहलाएगा। कोई कैपिटल एडवांसेस मिले आपको, ठीक है, किसी ने आपको आपने किसी को पैसा वगैरह जो है वो अपने एडवांस में दिया है वापरने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि लो 10 लाख रुपए यूज करो, तो दो तरीके की चीजें होती है, आप उसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो और आप उसको क्या कह सकते हो? एडवांस भी कह सकते हो। एडवांस मतलब आपने एडवांस में पे कर दिया है। अदर नॉन करंट असेट में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, जो बेसिकली देखने को नहीं मिलता है। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म होते हैं, अब लेस देन 1 ईयर वाली चीजें आ गई। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड आ जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स, और साथ में एक और चीज आएगी, बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो कैश आपके पास पड़ा है और जो कैश आपके बैंक में पड़ा है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, आपने अपने सप्लायर को एडवांस में दिया है कि भाई माल भेज देना, मैं पेमेंट तेरे को पहले कर देता हूं, तो वो एडवांस आपकी असेट होती है। अदर करंट असेट में आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। फिर आता है हमारा पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें जो आपने गुड्स सेल किए हैं, मैन्युफैक्चर्ड वाले हो सकते हैं, ट्रेडिंग वाले हो सकते हैं, या फिर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, वो सब आपकी रेवेन्यू होगी। अदर इनकम में आपको कहाँ कहाँ से इनकम हुई? इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, डिविडेंड की हो सकती है, कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, ये सब कहाँ जाएंगे? हमारे अदर इनकम में। या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सब अदर इनकम में जाएंगे। एक्सपेंस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमें क्या मिल जाता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपने कोई माल रेडीमेड खरीदा है सेल करने के लिए, तो वो आपको कहां लिखना है? परचेज में। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट में याद रखना है, एम्प्लॉय रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, सैलरी हो सकता है, वेजेस, बोनस, पीएफ, ग्रेजुटी। फाइनेंस कॉस्ट, जो आपने पैसे लोगों से उधार लिए हैं उनको आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट देते हैं हम डिबेंचर वालों को, लोन वालों को भी क्या देते हैं? हम इंटरेस्ट देते हैं। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे लगता है, और जब आप इनटेंजिबल्स को राइट ऑफ करते हो तो उसको कहा जाता है अमोटाइजेशन। दोनों ही डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अदर एक्सपेंस, बाकी बचे हुए रेंट, पावर, रिपेयरिंग, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज, इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो ऊपर वाले हेड में किसी में नहीं जाते, बाकी बचे हुए सारे खर्चे आ जाते हैं अदर एक्सपेंस में। इनकम में से जब आप एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप टैक्स एक्सपेंस माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप कुछ पैसा रिजर्व या डिविडेंड के लिए डिक्लेयर करते हो, और जो पैसा बच जाता है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। हमेशा मेन हेड लिखना है, सब हेड लिखना है और उसके रिलेटेड आइटम्स लिखनी है। सरप्लस पी एंड एल बैलेंस ऑलवेज रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कॉल्स इन अरियर्स हमेशा शेयर कैपिटल से डिडक्ट करना है। कॉल्स इन एडवांस हमेशा कहाँ लिखना है तुमको, करंट लायबिलिटी में। इसी के साथ फाइनल अकाउंट के क्रक्स जो है वो कंप्लीट हुए।